बच्चे जुड़ जाइए आप लोग जल्दी से और इस डिस्कशन में शामिल हो जाइए। जल्दी से मैं बता रहा हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो लाइव होइए और जल्दी से जल्दी जुड़िए और इस डिस्कशन का फायदा उठाइए। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान की जो किताब हमारी आई हुई है, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस के 251 प्लस सेट दे रखा है। और मैं बता रहा हूं कि बच्चे आप ये रुक्मिणी प्रकाशन लाइव पर आपको ऑलरेडी आपका पीडीएफ अवेलेबल कराया हुआ है, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, ये बात हम बता रहे थे आपको कि वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान में आपका जो सेट नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इसमें 25 क्वेश्चंस के सेट हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी और न्यूमेरिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को मैंने अच्छे तरीके से संजोए हैं इसमें और ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। जैसा कि आपको एग्जाम में कंपीट करने के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, उसके बाद इधर ले लीजिए बीपीएसएससी यानी दरोगा का एग्जाम, ठीक है। और फिर अगर बात कर ले हम लोग बिहार पुलिस और जितना भी एग्जाम बिहार में होने वाला है, चाहे वो सचिवालय सहायक हो या जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। इसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को संजोया है और ये मैं डिस्कस भी आपको करवा रहा हूं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस सेट में है। देखिए क्या है, आपको पहला ही क्वेश्चन है लाजवाब। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? बच्चे, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जल में घुलेगा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलेगा तो यह कौन सा अम्ल बनाएगा? तो यह कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। यहां देखिए H2CO3, H2C, ये देखिए ये क्या हुआ, H2O हो गया। तो H2O जैसे ही जल में घुलेगा तो ये H2CO3 का निर्माण करेगा। इसको हम कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो CO2 जब जल में घुलता है तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है, यानी ये H2CO3 हो गया। याद रखिएगा कि मेरी बात को समझिएगा कि कार्बोनिक, ठीक है, कार्बोनिक एसिड किस में होगा? तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कौन सा एसिड होता है? बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है, इसमें कौन सा एसिड होगा? तो इसमें होगा कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा? कार्बोनिक अम्ल होगा। सभी बच्चों का आपको स्वागत है। सभी बच्चे जुड़िए, जल्दी से मेरे से जुड़िए और ठीक है, इस चैनल पर आपको निरंतर 4 बजे मैं लाइव रहूंगा, आपका डिस्कशन में करवाऊंगा। जितने भी 251 प्लस सेट हैं, बच्चे इसको एक बार अच्छे तरीके से बना लीजिए। निश्चित रूप से ये आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करते हैं, मेरी बात समझिएगा। अम्ल, वर्ड यूज हो रहा है अम्ल या एसिड। अब अम्ल है क्या, जरा मेरी बातों को समझिएगा। अम्ल किसको कहते हैं? तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा, उसको अम्ल कहते हैं। किसने बताया? अर्हेनियस ने। किसने बताया? अर्हेनियस ने। याद रखिएगा कि वह पदार्थ जो जल में घुलता है और क्या देगा? H+ आयन देगा, उसे हम अम्ल कहते हैं। एक चीज हो गया। दूसरा चीज क्या? कि वह पदार्थ जो क्या करेगा? कि प्रोटॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, फिनोप्थेलीन को रंगहीन कर देगा और ध्यान में रखिएगा मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा। ऐसे पदार्थ को अम्ल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, स्वाद में कैसा? खट्टा। एक चीज। दूसरी चीज क्या? कि यह जलीय विलयन में H+ आयन देगा, प्रोटॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा और फिनोप्थेलीन को रंगहीन कर देगा और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा। ऐसे पदार्थ को अम्ल कहा जाता है। और ध्यान में रखिए, इसमें देख लेते हैं
H2CO3 कार्बनिक अम्ल है, H2CO3 कार्बनिक अम्ल है। संगीता शर्मा, चेतन प्रजापति, सबका स्वागत है। बच्चे मेरे से जुड़िए, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये आपके लिए मैंने तैयार किया है, आपको सफलता दिलाने के लिए। और ये जितना भी ठीक क्वेश्चंस है वो लाजवाब मैंने सेट करके रखा है। जरा इसमें देखिए, ये कौन सा अम्ल है भाई? CH3COH। तो CH3COH जो है वो एसिटिक एसिड है, ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड है, याद रखिएगा। विनेगर में कौन सा अम्ल? बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विनेगर में कौन सा अम्ल है, तो एसिटिक एसिड है। विनेगर में कौन सा अम्ल? एसिटिक एसिड। हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कौन सा अम्ल होगा? तो गैस्ट्रिक जूस जो है, याद रखिए कि जब भी गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे तो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो ये सब अम्ल पूछे जाते हैं। बैटरी में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। एक्वा किसका बना होता है? बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्वा क्या होता है? तो 3 भाग HCl, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग HNO3 होता है। यानी आपको एक्वारजिया यानी अम्लराज जो है 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का बना होता है। तो बच्चे ये प्रश्न मैंने आपको कराया एकदम ठीक है। आपको भूषण कुमार पंडित जी, आपका सारा PDF जो है अपलोड होगा। जरा इस पर देखिए, इस पर मैंने बनाया भी एक फिगर भी दिया है कि जब भी H2CO2 आपस में रिएक्ट करता है तो ये सीधे बनाएगा, कौन सा अम्ल बनाएगा? कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगा। और ये ट्रांसफ्यूजन हो रहा है किसमें? तो आपका ठीक है, ये देखिए पर्टिकुलर कैपिलरी में, पर्टिकुलर कैपिलरी में जब भी आपको अम्ल रिएक्ट करेगा तो किसके साथ? जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। किस अम्ल का निर्माण करेगा? कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। तो बस इतना ही। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में अगर हम चर्चा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और CO2 बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। कैसे? तो CO2 वायुमंडल में, आपका जो वायुमंडल है उसमें 0.03% की मात्रा में पाया जाता है। एक चीज हो गया। दूसरा क्या होगा? इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में, खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में किसका उपयोग होगा? तो ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा। और ठीक है, अग्निशामक में बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि अग्निशामक से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। या हवा से भारी होता है या जलते हुए वस्तु से ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है और जलता हुआ वस्तु क्या होगा? आपको बुझ जाता है। तो ध्यान में रखना है आपको। मैंने 3 मुख्य उपयोग बताए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। पहला क्या? तीनों पूछता है आपको एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दूसरा मैंने क्या आपको बताया कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह खाद्य पदार्थों को फ्लपी बनाता है, स्पंजी बनाएगा। और तीसरा मैंने क्या बताया? तीसरा मैंने बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अग्निशामक से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए, तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सोहेल रहमान इंग्लिश में एकदम बहुत अच्छा इंग्लिश में भी मैं करवा रहा हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर देन फॉर्म व्हिच एसिड? तो ये कार्बनिक एसिड हो गया। चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में मैंने क्या करके रखा है, ये देखिए क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है। सबको मैंने यहां लिख दिया है, H2O + CO2 H2CO3। यह कार्बनिक अम्ल जल की अम्लता को बढ़ा देता है। बार बार आपसे पूछेगा कि कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलता है तो वह अम्लीयता को क्या करेगा? तो वह अम्लीयता को बढ़ा देगा। फिर देखिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में यह अम्ल पाया जाता है। फिर देखिए एसिटिक एसिड, CH3COH को एसिटिक एसिड कहा जाता है। कौन सा एसिड कहेंगे? एसिटिक एसिड कहा जाता है। और 6%, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाएगा? तो विनेगर या सिरका कहलाता है। तो एकदम ध्यान रखना है बच्चे मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोकोल, कभी भी अमेजन से कोई सामान मंगाइए टूटने फूटने वाला, तो देखिएगा पैकेट क्या होता है, वो एक पैकेट देगा आपको। पैकेट में क्या होगा? बंद होगा वो, उसको बोलते हैं थर्मोकोल। व्हाइट कलर का होता है। ये देखिए इस तरह से थर्मोकोल होगा। किस कलर का? तो व्हाइट कलर का होता है। किसका होता है? व्हाइट कलर का होगा। और ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थर्मोकोल किससे बना है? तो थर्मोकोल पॉलीस्टायरीन से बना है। किसका बना है? पॉलीस्टायरीन का। याद रखिएगा, थर्मोकोल इज मेड अप ऑफ
फ्रॉम विच, तो पॉलीस्टाइरीन, फॉर थर्मोकॉल इज मेड अप फ्रॉम पॉलीस्टाइरीन, किसका बना हुआ है, पॉलीस्टाइरीन का बना हुआ है। अब देखिए पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन किसका बना हुआ है, तो पॉलीथीन इथीन का बहुलक है, किसका बहुलक है, इथीन का पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीथीन इज द पॉलीमर ऑफ इथीन, पॉलीमर है, ठीक है। अब देखिए टेफ्लॉन, ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होता है, एकदम ध्यान में रखना है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का। अब सबका यूजेस देखते हैं। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग मैंने बच्चे आपको बता चुका हूं, मैं बता चुका हूं आपको कि पॉलीस्टाइरीन का उपयोग क्या होगा, तो ठीक है, कोई भी टूटने फूटने वाले सामान के पैकेजिंग में, यानी इस तरह का होता, मुलायम होता है जो पॉलीस्टाइरीन का बनता है, जो क्या करेगा, सामान को सुरक्षित रखेगा। और ठीक है, पॉलीथीन क्या होगा, तो पॉलीथीन जो है, ठीक है, पॉली बैग में जो इथीन का पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होगा, तो इथीन का पॉलीमर होगा। और टेफ्लॉन ये कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बना होता है, और इसका उपयोग हम लोग करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, ना चिपकने वाले बर्तन के निर्माण में, नॉन स्टिक कुकवेयर का निर्माण करने में हम इसका प्रयोग करेंगे, किसका, तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे लोग एकदम आप जुड़िए, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको अगर एग्जाम में कंपीट करना है, एग्जाम में अगर सफलता चाहिए, तो भाई साहब पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको ठीक है खूब अच्छे तरीके से साइंस के लेवल को उठाना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है, दरोगा मेंस, साइंस बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें डाले गए थे। और जो बच्चे आपको अच्छे तरीके से साइंस पढ़ा था, उन्होंने ठीक है अच्छे से स्कोर करके आया है वो लोग, और सफलता उनको मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप कहां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिवीजन के लिए इस बुक को जरूर एक बार क्या कीजिए, गो थ्रू होइए, और ये आपको निश्चित रूप से आपको अपनी ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेगा। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए मैंने क्या नोट्स में जो इसके लिए जो मैंने ये बनाया है वो क्या है, तो थर्मोकॉल पॉलीस्टाइरीन का बना होता है। ध्यान दीजिए, किसका बना होता है, तो पॉलीस्टाइरीन का। और जब भी पॉलीस्टाइरीन की बात करेंगे तो इसका आयुपेक नाम है क्या, तो पॉली, ठीक है, 1 फिनाइल इथीन, याद रखिएगा ये स्टाइरीन का बहुलक है। और ये इसका आयुपेक नाम क्या होता पॉलीस्टाइरीन का, तो पॉलीस्टाइरीन का। चूंकि यूपीपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉलीस्टाइरीन किसका बहुलक है, तो इसका आयुपेक नाम क्या होता है, तो पॉली 1 फिनाइल इथीन है, और यह स्टाइरीन का बहुलक है। और स्टाइरीन क्या होता है भाई जी, तो स्टाइरीन C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर व्हाट इज, ठीक है, पॉलीमर, बहुलक है क्या, बहुलक होता क्या है, तो भैया बहुलक किसको बोलते हैं, तो जब छोटे छोटे अणु को आपस में जोड़ देते हैं तो इस अणु को हम मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमर, यानी एकलक कहते हैं, एकलक कहते हैं। और यह जब बनाएगा तो एक बड़ा अणु का निर्माण करेगा, इसे ही पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर। यानी जब छोटे छोटे अणुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वह क्या बनाएगा, तो वह बनाएगा एक बड़ा अणु, ठीक है, बड़ा अणु बनाएगा, इसे ही पॉलीमर कहते हैं। और जो छोटे छोटे अणु से जुड़ा है उसको हम एकलक या मोनोमर कहते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, WBC को सत्य कोशिका कहते हैं। कल के वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो ठीक है, पहला और दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिए मेरा, जो द फर्स्ट सेट और सेकंड सेट का जो मैंने डिस्कशन कराया है वो इसी लिंक पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा वहां से, तो उसको भी देख लीजिए, मजा आएगा। और फिर जाके कंटिन्यू होइए। तो और जितने भी बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि अपने दोस्त मित्र सबको जोड़िए, क्योंकि वही ठीक है क्या होता है आपको कि ऑनलाइन में सबसे बड़ी ताकत होती है कि कितने बच्चे जुड़ रहे हैं, कितने बच्चे आपसे मिल रहे हैं, वो आपकी ताकत होती है, तब और मजा आएगा पढ़ाने में। तो यहां सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या कह रहा है कि WBC व्हाइट ब्लड कर्पुसस को सत्य कोशिका कहते हैं। क्या होगा आंसर हो, WBC को सत्य कोशिका कहते हैं भाई जी, ट्रू सेल कहते हैं।
क्यों ऐसा क्यों आया? क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में न तो माइटोकॉन्ड्रिया, कल के डिस्कशन में बताया था मैंने, न तो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें रहता है, न ही उसमें केंद्रक होता है। लेकिन दो जो केंद्रक नहीं होगा, याद रखिएगा, केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन अगर बात कर लें, याद रखिएगा, यदि बात कर लें हम लोग किसमें, तो लामा में, ठीक है, और ऊंट में, ऊंट के आरबीसी, लामा और ऊंट के आरबीसी में, लामा और किसमें, तो ऊंट के आरबीसी में आपको क्या होगा, तो फिर केंद्रक पाया जाएगा। यह अपवाद है, ठीक है, लामा और ऊंट के, ठीक है, आपको आरबीसी में क्या पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी को सत्य कोशिका क्यों कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, आपको डब्ल्यूबीसी हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा है जरा देखिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए, भक्षक होने के कारण भाई साहब डब्ल्यूबीसी जो है आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और इसमें लिम्फोसाइट्स पाया जाता है जो भक्षक का कार्य करेगा। जो भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी कीटाणु, जीवाणु आपके शरीर को अटैक करेगा, तो जैसे शरीर के अंदर जाएगा, ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है, यानी यह क्या करेगा, उसको खा लेगा। तो याद रखिएगा इसको कि यह भक्षक होने का कारण होता है भाई, और यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, और यह बहुरूपता के यानी पॉलीमॉर्फिक होता है, यानी जैसा रूप उसी तरह का रूप बना लेता है। कौन, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, हाँ एकदम सही है भाई जी, ठीक है, लवकुश मीना जी एकदम सही है आप। चलिए, तो ये देखिए ब्लड स्टेम सेल है, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ब्लड स्टेम सेल है। ब्लड स्टेम सेल्स में क्या होगा, क्योंकि ठीक है ब्लड जो है, ठीक है, ये आरबीसी एक चीज, फिर देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स दो चीज, और ये देखिए प्लेटलेट्स का बना होता है। यानी रक्त आपको 3 प्रकार के रक्त कणिकाओं का बना होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कौन कौन, तो एक होगा कौन, एक होगा आरबीसी, दूसरा होगा कौन, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होगा कौन, प्लेटलेट्स। क्या होगा, प्लेटलेट्स होगा। और ध्यान रखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या है, प्लेटलेट्स है। आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी ये क्या करेगा भाई जी, ये मैंने बता दिया है आपको, यह जो है आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश कर रहा है, तो ठीक उस एंटीजन के विरुद्ध आपका डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, ठीक है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करेगा, नेचुरल किलर सेल का निर्माण करेगा, जो क्या करेगा, इस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस को खाने का कार्य करेगा, और यह फेगोसाइटिक नेचर का हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो है भक्षक होने का कारण होता है, तो ये सही है। तो याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी को सत्य कोशिका कहते हैं, क्यों भाई, क्योंकि इसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका। अगर हम थोड़ा सा रक्त के विषय में आपको बताना चाहें, क्या बताएंगे, रक्त यानी क्या होगा, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू है, और आपके शरीर में, ठीक है, याद रखिए 4.5 से 5.5 लीटर रक्त होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रक्त का निर्माण कहां होगा, तो भाई रक्त का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। कहां होगा, बोन मैरो में होता है। अगर एम्ब्रियो स्टेज होता है किसी भी, ठीक है, बच्चों में देखिएगा एम्ब्रियो, अभी एम्ब्रियो बना ही है, भ्रूण अवस्था, तो अब उस अवस्था में आपको रक्त जो है लीवर में बनता है। कहां बनेगा, लीवर में बनता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या मैंने लिखा है। डब्ल्यूबीसी को सत्य कोशिका कहते हैं क्योंकि इसमें केंद्रक की उपस्थिति होती है। डब्ल्यूबीसी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मजबूत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग। स्तनधारियों की आरबीसी में हेमोग्लोबिन का प्रतिशत कितना होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आरबीसी में हेमोग्लोबिन, भैया हीम प्लस ग्लोबिन, यहां देखिए हीम प्लस ग्लोबिन है, हीम और ग्लोबिन है। जरा इस पर बात कर लेते हैं, हीम प्लस क्या है, ग्लोबिन है। हीम का मतलब होता है ग्लोबिन, हीम का मतलब होता है Fe2+ आयन, Fe2+ आयन होगा।
Fe2+ आयन होगा। और ठीक है, यहां देखिए Fe2+ आयन होगा, जबकि ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है। ध्यान देना है मेरी बात पर। क्या कह रहा हूं मैं कि ठीक है, हीम जो होता है, हीम HAEM, हीम जो होगा यह लौह आयन होगा, और ग्लोबिन जो आपका है वो प्रोटीन होता है। ध्यान देना है मेरी बात पर। अब क्या हुआ भाई, स्तनधारियों की आरबीसी में हेमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होगा, तो सजीव भार का 34% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहां पर आपको आरबीसी का रंग जो है, रंग लाल होता है। आरबीसी का रंग कैसा होगा, लाल होगा। वह किसके कारण होगा, तो हेमोग्लोबिन के कारण होगा। और हेमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हेमोग्लोबिन में कौन सा आयन होता है, तो लौह आयन होता है। लौह आयन का कौन सा रूप होगा, तो Fe2+ होगा। लौह आयन का क्या होगा, ठीक है, आपको हाँ, अस्थि मज्जा में, बोन मेरो को ही अस्थि मज्जा कहते हैं। आलोक कुमार जी, बोन मेरो को ही क्या कहेंगे, अस्थि मज्जा कहेंगे। तो जरा देखिए, ठीक है, सजीव भार का कितना परसेंट, 34% हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, ब्लड, ब्लड मतलब रक्त। रक्त क्या होगा, रक्त का जो प्लाज्मा, रक्त मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रक्त के 2 भाग, पहला भाग क्या हुआ, प्लाज्मा। क्या होगा, प्लाज्मा। दूसरा भाग क्या होगा, रक्त कणिकाएं। क्या होगा, रक्त कणिकाएं होगा। और ये रक्त कणिकाएं मैंने 3 प्रकार का आपको बताया। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है 55% भाग होता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्लाज्मा रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है। रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा कि बार बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा, तो 55%। रक्त का जो प्लाज्मा होता है वह क्या करता है, तो वह रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करेगा। और ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या हुआ, 90% इसमें जल होता है और 10% इसमें क्या होगा, सॉल्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स और एंजाइम और हार्मोन्स होता है। अब जरा देखिए, ठीक है, लाल ब्लड सेल जो होता है, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे। याद रखिए, लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और यह जो है, ठीक है, आपको हेमोग्लोबिन के जरिए रक्त कणिकाओं को क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो ब्लड आपको ये क्या करेगा, आरबीसी करेगा। और ध्यान में रखिए, व्हाइट ब्लड कर्पुसल्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। यहां से क्या क्या सीखे बच्चे, यहां से सीखे सबसे पहले हेमोग्लोबिन, तो रक्त, ठीक है, रक्त का लाल होना किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। और हेमोग्लोबिन 2 चीज से बना होगा, एक तो लौह आयन से Fe2+ आयन, और दूसरा ग्लोबिन प्रोटीन का बना होगा। और ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया आपको कि रक्त के 2 भाग, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। और प्लाज्मा जो है वह रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करता है। और याद रखना है कि आरबीसी जो है, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होगा। और आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये बातें याद रखनी है आपको। क्या रखनी है, याद रखनी है। बार बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए हम लोग 2-3 बातें और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। पहला चीज क्या, यहां देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। स्तनधारियों में आरबीसी में हेमोग्लोबिन का प्रतिशत सजीव भार का 34% होता है। लाल रक्त कण का लाल दिखना यह हेमोग्लोबिन के कारण होगा। मेरी बात को समझिएगा। अभी मैं 3 चीज के बारे में आपको बता रहा हूं। पहला हिपेरिन, क्वेश्चन पूछेगा, हिपेरिन। दूसरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हिस्टामीन। तीसरा ध्यान दीजिएगा जरा, हिस्टामीन। तीसरा सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। ये देखिए, ये 3 चीज। हिपेरिन आपके, ठीक है, रक्त कोशिकाओं में रक्त को नहीं जमने देगा। हिपेरिन आपका जो ब्लड सेल्स है, ठीक है, आपका जो रक्त वाहिनी है यानी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, उसमें रक्त को नहीं जमने देता है। और देखिए हिस्टामीन क्या करेगा, तो यह, ठीक है, यह क्या करेगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स है उसको फैलाने का कार्य करता है। क्या करेगा, फैलाने का कार्य करता है। जबकि सीरोटोनिन ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ने का कार्य करेगा। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछा गया प्रश्न है। हिपेरिन आपके शरीर में रक्त को नहीं जमने देगा। हिस्टामीन आपके, ठीक है, रक्त वाहिनी में क्या करेगा, आपके रक्त वाहिनियों को फैलाने का, यानी ठीक है, आपको एक्सपैंड करने का कार्य करेगा। और याद रखिएगा, किसके बारे में बता रहा हूं, सीरोटोनिन, ये रक्त वाहिनी को सिकोड़ने का कार्य करेगा। तो बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
आपको एकदम मजा आना चाहिए, मजा आएगा आपको। मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए किस चैनल से आप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इस चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा। पढ़िए 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 पढ़िए, और यहां पर केवल और केवल पढ़ाई की ही बातें होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है भैया। क्या कह रहा है, दो प्रतिरोधकों, यहां देखिए तुरंत बदल गया, ठीक है, सुर बदल गया। बायोलॉजी से सीधे आ गए हम लोग फिजिक्स में, यही इस सेट की खासियत है भाई साहब, ठीक है। यही कोसी के धरती से प्रणाम गणेश कुमार जी, बिहार में कोसी के धरती से प्रणाम गणेश कुमार जी। गणेश कुमार जी एकदम स्वागत है। बच्चे कंपीट कीजिए, तब जाकर के आपका गुरु का सीना चौड़ा हो जाएगा। जब तक आप कंपीट नहीं करते हैं तब तक गुरु आपका प्रणाम भी स्वीकार नहीं करेगा। भैया बार बार आप लोगों से गुजारिश है, बार बार, कि भाई साहब पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। और पढ़ाई का कोई, ठीक है, विकल्प नहीं होता है। जब आपको पढ़ाई अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। याद रखिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। बार बार मैं बता रहा हूं कि भाई साहब इतने गरीब गरीब बच्चों को मैंने देखा है, ठीक है, जो पढ़ करके एक आईएएस ऑफिसर बन गया, उसके सामने में पैसे वाला झुक कर सलाम करता है। तो भाई साहब पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। YouTube पर बहुत सारे चैनल इधर उधर के हैं जो आपको केवल इधर उधर की बातें करेगा, काम की बातें कम। तो आपको जुड़ना है, जुड़िए 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 और पढ़िए। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्या है कि ये 10 ओम 20 ओम की श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में वोल्टेज आपूर्ति 30 वोल्ट है। 10 ओम वाले प्रतिरोधक का वोल्टेज कितना होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरीज है भाई साहब, ये सीरीज है। ये R1 है और ये क्या हो गया, R2 है। ये क्या है, R2 है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन। RS बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हो जाएगा। चलिए तो हम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, तो 10 और क्या हुआ 20, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। कितना आएगा, 30 ओम। अब हम विद्युत धारा निकाल रहे हैं, I यानी विद्युत धारा। I बराबर क्या होता है, तो V/R। निकाल लीजिए। V का वैल्यू कितना है भाई साहब, दिया हुआ V का वैल्यू कितना, 30 वोल्ट है। तो V बराबर क्या हुआ, 30 वोल्ट। 30 बटे, यहां देखिए 30/30 आ गया, यानी 1 एम्पियर की धारा होगी किसमें, तो ये पूरे सिस्टम में। अब क्या हुआ कि हमको विभव बोला निकालने के लिए, इसका विभव क्या हुआ, इसका मान लेते विभव V1 है और इसका विभव क्या मान लेते हैं, V2 है। ध्यान दीजिएगा जरा, इसका विभव क्या मान लेते हैं, V2 है। तो ये V1 और ये क्या हो गया, V2। तो कुल विभव V बराबर क्या हुआ, V1 प्लस V2। अब देखिए V का वैल्यू निकालना है, V1 का वैल्यू, तो क्या होता है, तो V बराबर IR1। तो I इंटू, ठीक है, R1 देखिए कहां पर है भाई जी, ठीक है। V बराबर, ठीक है, I/R क्या होता है, I/R हो जाएगा। या यहां देख लीजिए तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू कर दीजिए R1 प्लस V2 बराबर क्या होगा, ठीक है, I, ठीक है, इंटू R2। तो ये V1 का बोल रहा है 10 ओम का निकालने के लिए। तो I का वैल्यू कितना है, 1 गुना R1 का वैल्यू कितना है, 10 ओम है। तो ये निकल गया 10, ठीक है, वोल्ट निकल गया। क्या निकल गया, 10 वोल्ट आंसर निकल गया। देखिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। यहां पर क्या किया, बिहार में सबसे गरीब हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़िए 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 और, ठीक है, एकदम पैसा वाला बन जाइए। तो मैं क्या बता रहा हूं कि V बराबर क्या हुआ, I इंटू R। यहां देखिए V बराबर क्या हुआ, I इंटू R, क्योंकि आपको पता है कि, ठीक है, श्रृंखलाबद्ध संयोजन में विभव भिन्न भिन्न होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान समान होगा। तो क्या किया मैंने, यहां पर जोड़ दिया और यहां पर जोड़ दिया। ये क्या हुआ, V1 है और यहां क्या है, V2 है। तो V बराबर V1 प्लस V2। RS का मान मैंने निकाल लिया, धारा का मान मैंने निकाल लिया। तो I का मान क्या होगा, हमेशा समान होता है। श्रेणीबद्ध संयोजन में धारा का मान समान होता है लेकिन विभव का मान भिन्न भिन्न होगा, तो इससे विभव निकल गया। तो ये आसान सवाल है। अब देखिए इस पर मैं क्या क्या और बता रहा हूं। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या मैंने सॉल्यूशन किया है। आपको एकदम इजी सॉल्यूशन किया है यहां पर, ठीक है। कुल प्रतिरोध क्या हुआ, 30 ओम हो गया। 10 प्लस
20, ये क्या हो गया 30 ओम हो गया, यहां देखिए 30 ओम हो गया। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही 30 ओम निकला तो फिर मैंने इससे धारा निकाल लिया, ठीक है। अब विभव 10 ओम में क्या होता है, V बराबर I इंटू RS, तो इससे निकल गया 10 वोल्ट। याद रखिए श्रेणीबद्ध संयोजन में विभव भिन्न भिन्न होता है लेकिन विद्युत धारा का मान समान होता है। ये देखिए ये श्रेणीबद्ध संयोजन है तो इसमें धारा क्या होगा, समान होगा, लेकिन विभव का मान क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न होता है। यहां V1, यहां क्या होगा V2, क्योंकि बिंदु भिन्न भिन्न है तो बिंदु भिन्न भिन्न तो विभव का मान भिन्न भिन्न होता है, बिंदु भिन्न भिन्न तो विभव का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, एकदम याद रखिएगा। जबकि समांतर संयोजन में देखिए क्या होता है, समांतर संयोजन में आपको याद रखिएगा, समांतर संयोजन में क्या होता है, तो समांतर संयोजन जैसे ही करेंगे तो ये देखिए विभव का मान समान होगा लेकिन धारा का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। विभव का मान समान होगा लेकिन धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये याद रखना है आपको कि समांतर संयोजन में क्या होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताया ही कि कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे और धारा का मान निकालेंगे V बटा RS, ठीक है। तो इससे आपको आसानी से यह निकल जाएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि समांतर संयोजन में क्या होगा, तो धारा का मान भिन्न भिन्न लेकिन विभव हमेशा क्या होगा, समान होगा। याद रखिएगा विभव का मान हमेशा समान होगा। तो यहां से क्या क्या सीखे जरा उस पर देख लीजिए। जब भी श्रेणीबद्ध संयोजन की बात करेगा तो कुल प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। और श्रेणीबद्ध संयोजन में धारा का मान समान होता है लेकिन विभव भिन्न भिन्न होता है क्योंकि बिंदु भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। जुड़ने वाला बिंदु जो है वो भिन्न भिन्न होगा। फिर मैंने बताया कि समानांतर संयोजन में अगर हम बात करें तो 1 बाय, ठीक है, 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 होगा। और इस संयोजन में विभव समान होगा क्योंकि सबका एक जगह बिंदु पर जुड़ेगा और धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मनंजय दत्ता चौधरी, स्वागत है आपका एकदम। चलिए बच्चे, आलोक कुमार जी, एकदम आप लोगों के जरिए ही गुरु का सीना जो है चौड़ा होता है। तो निश्चित रूप से शेयर कीजिए, बच्चों को जोड़िए, मजा आएगा क्योंकि यही आपको क्या है, मेरे समृद्धि का कारण बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि टीचर को अगर क्या हो नहीं मिले, ठीक है, लाइक्स और ये जो है लाइक्स नहीं मिले तो उसको मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत बेजोड़ चीज है जी, लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले बात हो रही है सहलग्नता के विषय में, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के विषय में। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, यह है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंक्ड इनहेरिटेंस, ध्यान दीजिएगा, इनहेरिटेंस। चलिए इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो बताया मॉर्गन और कैसेल ने। सहलग्नता सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन है, तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, तो मॉर्गन और कैसेल ने दिया था। आपको पता होगा, ध्यान दे दीजिए, आपको पता होगा कि XX क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ता है तो क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, फीमेल होगा। क्या होगा, फीमेल होगा। और XY क्रोमोसोम जब आपस में जुड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या जी, मेल बोलते हैं। और यही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। और यह दिया था किसने, तो मॉर्गन और कैसेल ने। मॉर्गन और कैसेल ने, ठीक है। और किसने दिया, आपको किसने दिया, मॉर्गन और कैसेल ने। जरा इस पर बात कर लेते हैं। वॉटसन और क्रिक ने यही मॉडल दिया था, किसका, डीएनए का। इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। याद रखिएगा डबल हेलिक्स मॉडल, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। बच्चे एकदम याद रखिए, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है और यह वॉटसन और क्रिक ने दिया। अब देखिए यहां पर एक और है, बिडल और टेटम। तो बिडल और टेटम ने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दिया था। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, याद रखिए, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दिया था। किसने, तो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी दिया किसने, तो बिडल और टेटम ने दिया था। एकदम ध्यान में रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो मॉर्गन और कैसेल ने, ठीक है, मॉर्गन और कैसेल ने क्या किया, आपको सहलग्नता का सिद्धांत दिया, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का सिद्धांत दिया था। और एक्स एक्स क्या हुआ, फीमेल, और एक्स वाई क्या हुआ, मेल, यानी एक्स एक्स
क्रोमोसोम अगर किसी भी, ठीक है, व्यक्ति में होता है तो वो क्या हो जाएगा, फीमेल होगा, XY होगा तो मेल हो जाएगा। और डबल हेलिक्स मॉडल में डीएनए की संरचना के विषय में बात कर रहे हैं। अब देखिए डीएनए क्या है, जरा मेरी बात सुनिएगा। डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। यानी कोई भी ठीक आनुवांशिक सूचनाएं हैं, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, तो उसको ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो डीएनए करेगा। और डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और ध्यान में रखिए बच्चे, क्या ध्यान में रखिए कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड, डीएनए में आपको ठीक है प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होगा। उसी के बारे में यहां चर्चा किया गया है। एडेनिन, ठीक है, ग्वानिन थाइमिन और क्या हुआ, साइटोसिन हुआ। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होगा, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन होगा। याद रखिए डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या मैंने और नोट डाउन किया है। तो यहां देखिए, ठीक है, सहलंगता सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक मॉर्गन और कैसेल है। सेक्स क्रोमोसोम X और Y होता है, याद रखिएगा X और Y होगा। अब आपको अगर बात करें तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन में 46, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होंगे, याद रखिएगा। और अगर जोड़े की बात करें तो 23 जोड़ा में 22 कर दीजिए, क्या ऑटो, ठीक है, आपको 22 जोड़ा जो है, ठीक है, आपको क्या होगा, एक जैसा होगा। और इसमें एक जो है क्या पाया जाएगा, आपको XX, ठीक है, XX तो आपको हो गया है फीमेल, और 22 प्लस XY अगर होगा तो ये क्या होगा, आपको मेल हो जाएगा। तो मेल में कौन सा क्रोमोसोम, तो XY, फीमेल में कौन सा, तो फीमेल में XX होगा। यहां देखिए XX महिला तथा XY, ठीक है, क्रोमोसोम पुरुषों में पाया जाने वाला लिंक क्रोमोसोम है। बिडल तथा टेटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। तो यहां से आप क्या क्या सीखे, जरा देख लीजिए। थ्योरी के विषय में हम बात कर रहे हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले, ठीक, किसने बताया, तो मॉर्गन और कैसेल ने बताया, याद रखिएगा इसको। फिर वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दिया, तो बिडल और टेटम ने दिया। और एक और चीज कि वाटसन और क्रिक ने क्या दिया, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपको। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 7 नंबर। K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर मास बोल रहा है निकालने के लिए। कौन सा मास, तो मोलर मास बोल रहा है, निकाल लेते हैं भाई जी। ये देखिए K2 है, तो K2 यानी करिए 39 गुना 2, क्योंकि आपको K2 मतलब क्या हुआ, पोटेशियम का दो अणु है। अब देखिए क्या है, S सल्फर है, तो इसको कीजिए सल्फर 32 गुना 1, तो 39 दूनी 2 78 हो गया, और ये 32 हो गया। और यहां पर एक और चीज आते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, यानी 16 गुना 4 यानी क्या हो गया, 64 हो गया। जोड़ देते हैं, 4 2 6 8 14 का 4 हाथ में कितना बचा है, 1 7 3 10 6 16 1 17, यानी 174 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 174 ग्राम प्रति मोल होगा। बार बार इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो दिव्य प्रकाश जी, आप जो भी है दिव्य प्रकाश जी, आपको ठीक है, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो 174 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा K2SO4 का मोलर द्रव्यमान। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें मैंने क्या करके रखा है, तो इसको कैलकुलेट कर दिया है। पोटेशियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो कैलकुलेट कर लिया। आप मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान अगर पूछा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहां देखिए CO2 क्या होगा, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, यानी 44 ग्राम इसका मोलर द्रव्यमान हो गया, ग्राम पर मोल। आपको पूछा जाए कि हम कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान निकालिए, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, यानी 100 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह से हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, यानी एक मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा उसे ही मोलर द्रव्यमान कहेंगे। 76 CO2 गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है, क्योंकि CO2 अगर होगा तो 16 दूनी 32 प्लस 12 44 ग्राम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग भी बड़ा परेशान रहते हैं एपेंडिसाइटिस से। बार बार सुनिएगा
कि अपेंडिसाइटिस हो गया, फला आदमी को अपेंडिसाइटिस हो गया, यानी भर्मी फॉर अपेंडिक्स, ये देखिए यहां पर है भर्मी फॉर अपेंडिक्स, ये आपका क्या है, बड़ी आंत है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी आंत है, बड़ी आंत है। और बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जल का अवशोषण, यानी ठीक है, आपको बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होगा, तो जल का अवशोषण होगा। यहां से देखिए बार बार कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये होगा कैइकम, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि कैइकम किसका भाग है, तो बड़े इंटेस्टाइन का है। और ये देखिए कोलन, ये कौन सा भाग हो गया, कोलन हो गया। और ये क्या होगा, रेक्टम होगा, क्या होगा, रेक्टम होगा। और उसके बाद आपको एनस आ गया, क्या आ गया, एनस आ गया। इसके द्वारा आपका क्या होगा, बाहर निकल जाता है, जो ठीक है उत्सर्जन हम लोग करते हैं शरीर से, लेट्रिन बाथरूम, इसी के द्वारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो भर्मी फॉर अपेंडिक्स कहां से जुड़ा हुआ होता है, कैइकम से, याद रखिएगा, कैइकम से क्या जुड़ा होगा, तो भर्मी फॉर अपेंडिक्स जुड़ा होगा, भर्मी फॉर अपेंडिक्स जुड़ा होगा। और याद रखिए अपेंडिक्स जुड़ा होगा। और अगर इसमें किसी तरह का दर्द वगैरह होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। क्या कहेंगे, अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, अपेंडिसाइटिस कहेंगे। ठीक है, अरुण कुमार राम जी, ठीक है, एकदम साइड हूं मैं, अरुण कुमार जी। ये देखिए ये क्या है, कैइकम है, और इसी से शाकाहारियों में ये क्रियाशील होगा, लेकिन मनुष्य में ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गेन है, यानी ठीक है वेस्टिजियल ऑर्गेन है। ऐसा ऑर्गेन जिसका कोई कार्य नहीं होता है उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गेन कहते हैं, याद रखना है। कौन सा ऑर्गेन कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गेन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको क्या कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गेन कहेंगे। तो बड़ी आंत के कितने भाग, तो पहला कैइकम, कोलन, कैइकम, कोलन और रेक्टम। ये देखिए ये बार बार आपसे पूछेगा कि सिग्मोइड कोलन किसके भाग हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, सिग्मोइड कोलन किसके भाग हैं, बड़ी आंत का भाग है। और भर्मी फॉर अपेंडिक्स में अगर किसी प्रकार का दर्द हो जाता है और उसको काट के बाहर निकालना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब दर्द होगा काफी ज्यादा, ठीक है, रोग उत्तेजना होगी, तो उसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। याद रखिएगा, अमीबिया पेचिस यानी पेट में मड़ोड़ के कारण दर्द उत्पन्न होगा तो उसे अमीबिया पेचिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमीबिया पेचिस कहेंगे। और आंतीय कैंसर, यदि ठीक है आपको छोटी आंत या बड़ी आंत में किसी प्रकार की कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है, उत्तक क्या होगा, आपको बड़ा हो जाता है, तो उसे आंतीय कैंसर कहा जाता है। क्या कहते हैं, आंतीय कैंसर कहा जाता है। हाँ, हटा देनी पड़ती है, इसलिए इसको क्या करेगा, हटा देने का कार्य करना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें मैंने क्या किया है नोट्स में, तो पाचन तंत्र में भर्मी फॉर अपेंडिक्स की उत्तेजना का रोग अपेंडिसाइटिस कहलाता है। यह अंगुली के समान रचना होती है जो बड़ी आंत के कैइकम से जुड़ा होता है। कहां से जुड़ा हुआ, कैइकम का। बच्चे मैं 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब आपको ठीक है मैं तुरंत बता रहा हूं। देखिए सबसे पहली बात, बड़ी आंत जो है वह जल का अवशोषण करेगा। दूसरी बात, बड़ी आंत जो है वो ठीक है उसके 3 भाग मैंने बताया, कौन कौन, तो कैइकम, कोलन, रेक्टम। सिग्मोइड कोलन किस अंग का भाग है, तो सिग्मोइड कोलन जो है वह बड़ी आंत का भाग है। और भर्मी फॉर अपेंडिक्स कहां पाया जाता है, तो भर्मी फॉर अपेंडिक्स कैइकम के पास पाया जाता है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेती है, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा कितनी होती है। ये देखिए स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा जो होती है वो 0.001 ppm होता है। अब ये देखिए ओजोन, ओजोन क्या होता है, तो ऑक्सीजन का अपरूप होगा। किसका अपरूप, ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ध्यान दीजिएगा, किसका अपरूप होगा, तो ऑक्सीजन का अपरूप होता है। और यहां देख लीजिए किसका अपरूप होगा, ऑक्सीजन का अपरूप होगा। ओजोन, ओजोन ठीक है, याद रखना है कि यह जो है इसकी खोज किसने की, ओजोन की खोज की एस्कॉनबिन ने। किसने किया, एस्कॉनबिन ने कहा किया। और ध्यान में रखिएगा कि यह ठीक है यह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में इसकी मात्रा 90% होता है। समताप मंडल में इसकी मात्रा कितनी प्रतिशत, 90% होती है। और यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को, यूवी रेज को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि ppm पार्टिकुलेट्स पर मिलियन होता है। और ठीक है ओजोन की खोज एस्कॉनबिन ने किया था। यह समताप मंडल में पाया जाता है कितना प्रतिशत की मात्रा में, 90% की मात्रा में। यह पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको।
चलिए ये देखिए, स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा 0.001 ppm पार्टिकुलेट्स पर मिलियन होता है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन की अधिकतम मात्रा समताप मंडल में पाया जाता है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो ये बातें याद रखिए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। मम्स क्या होता है? तो ये वायरल डिजीज है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा डिजीज है? वायरल जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है मम्स। और इसको हम एक तरह से क्या बोलिए, मम्स है, खसरा है। और ये देखिए क्या होगा, इसमें क्या क्या सिम्टम होगा। ये व्यक्ति को फीवर हो गया। यहां जो ये जो ग्लैंड है, ये जो आपको सबलिंगुअल ग्लैंड है, यहां पर जो ग्लैंड है ये क्या होगा, स्वेलन हो जाएगा। ये देखिए स्वेलन ग्लैंड्स अंडर द ईयर्स और जॉ के नीचे जो ठीक है आपको ग्लैंड है वो क्या होगा, आपको क्या होगा, आपका स्वेलन हो जाएगा, यानी उसमें सूजन आ जाएगा, हेडेक रहेगा रेगुलर और आपको मांसपेशी में दर्द होगा। और यह रोग आपको मम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मम्स कहलाता है। MUMPS, ध्यान दीजिएगा, MUMPS। इसमें क्या क्या हो रहा है? तो फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है और जबड़े के नीचे जो ठीक है, जबड़े के नीचे जो आपको ग्लैंड है वो क्या होगा, ग्लैंड मतलब ग्रंथि जो है वो सूज जाता है और आपके मांसपेशी में भी दर्द होता है। देखते हैं क्या मैंने इसमें किया है, लिखा है क्या, आपको नोट्स देख लीजिए, इसका देख लीजिए मैंने क्या क्या किया है। मम्स एक वायरस रोग है, वायरल जनित रोग है। यह मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, किस वायरस के कारण होगा? तो मॉर्बिली वायरस के कारण होगा। एकदम याद रखिएगा, किस वायरस के कारण होगा? तो मॉर्बिली वायरस के कारण होता है। और यह भी ध्यान में रखिएगा कि यह कवक जनित रोग है। एथलीट फुट, खाज, दाद, ये सब कौन सा रोग है? कवक जनित रोग है। पोलियो पॉलीमिलाइटिस वायरस से होता है। रेबीज रेबडो वायरस से होता है। चेचक ये भी क्या होता है? वेरिसिली वायरस से होता है। एड्स ये भी क्या होगा? रिट्रो वायरस से होगा। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि एड्स किसकी वजह से, तो रिट्रो वायरस के कारण होगा। चेचक ठीक है वेरिसिली वायरस के कारण होगा। रेबीज रेबडो वायरस के कारण और पॉलीमिलाइटिस वायरस के कारण क्या होता है? तो पोलियो होता है। तो मैं बार बार बच्चे आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जुड़िए और इसका एकदम ठीक है आप क्या कीजिए, नोट डाउन इसको कीजिए। जो जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाने के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। आप सफल होइएगा ही होइएगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया चीज है, ब्रह्मोस मिसाइल। आपको पता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो ठीक है किसके तत्वावधान में बनाया गया था? तो ब्रह्मोस मिसाइल जो आपका है वह ध्यान में रखिएगा कि यह मिसाइल जो है आपको कौन कौन, तो इंडिया और रूस के ठीक है योगदान से यह बनाया गया था। और यह सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन सा मिसाइल है? सुपरसोनिक मिसाइल है। और इसका जो गति है वो 2.8 से 3 के बीच होता है। 2.8 से क्या होगा? 3 के बीच होगा। याद रखिएगा 2.8 से 3 के बीच होगा। अब आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर मैक क्या है, मैक नंबर क्या होता है? तो जब भी मैक नंबर की बात करते हैं तो वस्तु की चाल बटे ध्वनि के चाल के अनुपात को, वस्तु की चाल बटे ध्वनि के चाल के अनुपात को, वस्तु की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को ठीक है, ध्वनि के चाल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई जी? तो ये कहलाएगा आपको ठीक है मैक संख्या कहलाएगा। और यदि मैक संख्या का मान क्या हो जाएगा? 1 से कम होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, तो ऐसे वस्तु को सबसोनिक वस्तु कहते हैं। कौन सा वस्तु कहेंगे? सबसोनिक कहेंगे। और अगर मैक संख्या का मान 1 के बराबर हो गया तो ऐसे वस्तु को सोनिक वस्तु कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैक संख्या का मान 1 से 5 के बीच में होगा तो इसे हम सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। तो याद रखिए इसको, क्या होगा? 2.8 से किसके बीच होगा? 3 के बीच होगा। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल। और यह किस किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो रूस और इंडिया के सहयोग से यह बना था। रूस का ले लीजिए ठीक है आपको मस्कोवा नदी, और ठीक है भारत का ले लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? आपको ब्रह्मोस बन गया। क्या बन गया? ब्रह्मोस बन गया। याद रखिएगा। बोल्ड ट्राई, तो मार्कर थोड़ा बोल्ड, एकदम मार्कर थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बच्चे बोल्ड हैं। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें देख लेते हैं क्या मैंने किया है। चलिए देख लीजिए ठीक है क्या लिखा है मैंने। ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति जो है मैक में क्या होगा? 2.8 से 3 के बीच होगा। अब जरा मेरी बात सुनिएगा भाई साहब, सुनिएगा। भारत में अगर मिसाइल की बात करें तो पटना मिसाइल है। कौन सा है? पटना। ये देखिए पी से हो गया पृथ्वी, और बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। ये क्या है? सरफेस टू सरफेस है।
सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। भारत में मिसाइल कौन, ठीक है, पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अग्नि, ये क्या हो गया, तो ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये अग्नि है। और देखिए, ठीक है, फिर आते हैं त्रिशूल, ये क्या होगा, तो त्रिशूल, ये देखिए त्रिशूल, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये हो गया नाग, क्या हो गया, नाग, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। फिर आ जाइए आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, तो क्या है, आकाश है, आकाश मिसाइल है। तो भाई साहब, ठीक है, भारत में कितने मिसाइल, भारत में आपको मैंने क्या बताया कि 1982-83 में, ठीक है, एक क्या हुआ था, IGMDP आया, ठीक है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। इसके तहत पटना मिसाइल का निर्माण किया गया। और पटना, पी से क्या हुआ, पृथ्वी, ठीक है, आपको सतह से सतह मार करेगा, ठीक है। फिर क्या आ गया, अग्नि, सरफेस सतह से सतह करेगा। और फिर क्या आएगा, त्रिशूल, सरफेस से सतह से वायु करेगा। फिर क्या आएगा, नाग, सरफेस टू सरफेस, यानी स्थल से स्थल। और आकाश, ये सरफेस टू क्या हो गया, एयर मिसाइल होता है। इंग्लिश में भी मैं बोल रहा हूं भाई साहब कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ठीक है, इट इज सुपरसोनिक मिसाइल हुज मैक नंबर इज बिटवीन 2.8 to 3। और मैक नंबर मैंने क्या बताया कि द स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज मैक नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, भाई साहब, शाफ्ट है, शाफ्ट है। शाफ्ट मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये क्या हुआ, धुरी, क्या होता है, धुरी, हिंदी में क्या बोलेंगे, शाफ्ट को धुरी कहा जाता है। और इस धुरी, ये धुरी गति अगर करेगा तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग टैक्योमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, टैक्योमीटर का उपयोग करते हैं। यानी आपको क्या, ध्यान दीजिए मेरी बात को बच्चे, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर चाल मेजर करेगा, स्पीड मेजर करेगा। एनिमोमीटर वायु की गति मेजर करेगा, वायु की गति मापेगा। क्रोनोमीटर ये समय माप करेगा, किसका माप करेगा, समय की माप करेगा। तो टैकोमीटर, याद रखिए, पीरियडिक मोशन यानी मूव कर रहा है, तो धुरी जब मूव करेगा तो कितना पीरियडिक मोशन मूव कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम टैकोमीटर कहते हैं। चलिए ध्यान में रखिएगा, टैक्योमीटर या टैकोमीटर कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रोमीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रोमीन 2 समस्थानिकों इतना इतना के रूप में हो तो ब्रोमीन के परमाणु का औसत भार क्या होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ठीक है, एनटीपीसी में, वहीं का क्वेश्चन है। तो ये देखिए, जब भी ब्रोमीन का बोले निकालने के लिए या किसी भी पदार्थ का बोले, तो जो अनुभार है, ये देखिए, ये जो आपको परमाणु भार है, इसको गुना कर दीजिए इससे। क्या करेंगे, तो आपको 79 गुना 49.7 कर दीजिए, प्लस अब देखिए कितना है, तो 81 गुना इससे कर दीजिए, ठीक है, प्लस कीजिए कितना, 81 गुना कितने से, तो 50.3 से, दोनों को गुना कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा 80.006 U। यहां देखिए 6U, ये U क्या है, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। कौन सा यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है भैया, एटॉमिक मास यूनिट है 8.006, ये है एटॉमिक मास यूनिट आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8.006 U आ गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, AMU क्या होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU बराबर परमाणु का द्रव्यमान मेजर करते हैं। परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और याद रखिए, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। भैया लाजवाब है, याद रखिएगा, ठीक है, किस प्रकार मैंने किया। अब देखिए, यहां पर 2 वर्ड है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन, परमाणु, समस्थानिक, 3 वर्ड है, ब्रोमीन, परमाणु, समस्थानिक। अब देखिए ब्रोमीन क्या होता है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। ब्रोमीन याद रखिएगा, ठीक है, लाल भूरा द्रव है, ठीक है, लाल भूरा द्रव है जो हेलोजन की श्रेणी में आता है। किसमें आएगा, हेलोजन की श्रेणी में। यह एकमात्र द्रव अधातु है, एकमात्र द्रव अधातु है, एकदम याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है परमाणु। परमाणु क्या होता है, तत्व का सबसे छोटा कण क्या होगा, परमाणु होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तत्व का सबसे छोटा कण कौन, तो परमाणु। और देखिए समस्थानिक क्या होता है, यानी समान तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे तत्वों के परमाणु को हम समस्थानिक कहेंगे, यानी आइसोटोप्स कहेंगे।
एसोटोप्स देखिए, सेम एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग, ठीक है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलेंगे, ये देखिए मैंने लिखा है हाइड्रोजन का समस्थानिक बोलेंगे। और ब्रोमीन, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल, एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल कौन है, ब्रोमीन है, और यह हेलोजन वर्ग में आता है, लाल भूरा होता है। चलिए, तो ये बातें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने कर दिया है, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया है। गुना कर दिया तो ये निकल गया 39.263 और 40.743, गुना कर दिया 80.006 यू निकल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भूटिया एक नस्ल है भाई साहब, ये घोड़ा है, देखिए कान कैसे जुड़ा हुआ है, कान कैसे इसका जुड़ा हुआ है। तो जहां भी भूटिया नस्ल के विषय में बात करेंगे तो इसका कान इस प्रकार होगा, और ये जनरली उत्तराखंड और हिमाचल में, उत्तराखंड में जनरली, उत्तराखंड ले लीजिए, ठीक है, और हिमाचल के शिमला वगैरह में ये नस्ल पाया जाता है। चलिए, तो ये नस्ल कहां पाया जाएगा, तो ये घोड़े का नस्ल है। बार बार एक नस्ल और भी के विषय में बार बार हमने देखा है कि एनटीपीसी में पूछा है, स्फीति नस्ल कहां पर पाया जाता है, ये घोड़ा का नस्ल है। स्फीति नस्ल कहां पाया जाएगा, तो याद रखिए स्फीति नस्ल जो है वो पाया जाएगा घोड़ा का, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि मुर्गे का नस्ल क्या होता है, तो मुर्गा का वैरायटी आप लोग जो खाते हैं सबसे अधिक ब्रॉयलर होता है। क्या होता है, ब्रॉयलर होता है। बकरी का नस्ल क्या होगा, बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बकरी के कौन कौन से नस्ल होंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि बकरी के 2-3 नस्ल आपको मैं बता रहा हूं। बर्बरी, बर्बरी, इसको सिटी गोट कहा जाता है। कौन सा गोट कहा जाएगा, सिटी गोट कहा जाएगा। सिरोही, ठीक है, जमुना पारी, ये सब क्या होगा, बकरी के नस्ल होते हैं। सिरोही, जमुना पारी, ये सब आपको क्या हुआ, बकरी का नस्ल होता है। और याद रखिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भैंस के नस्ल, ये खूब पूछा जाता है। भैंस के नस्ल में आपको 2-3 में बता रहा हूं। मुर्रा, याद रखिएगा, मुर्रा, सुरती, सुरती, ठीक है, और एक और मुर्रा, सुरती, और देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, हाँ, पश्मीना। पश्मीना भी क्या होता है, आपको कल के डिस्कशन में मैंने कराया था। मुर्रा, सुरती या नागपुरी, ये बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं कि नागपुरी ये भैंस के नस्ल हैं। आपको एकदम याद रखनी चाहिए इन सब चीजों को। चलिए देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, भूटिया घोड़े का नस्ल है। घोड़े का वैज्ञानिक नाम एक्वस फेरस केबलस है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जूलॉजिकल नेम क्या है, तो जूलॉजिकल नेम हो गया क्या सा, फेरस, तो एक्वस फेरस केबलस, एक्वस फेरस केबलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई जी। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, जरा इसको देखिए। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या, ध्यान दीजिएगा, अणुओं की संख्या कितनी है, तो 3.4। अब आपको पता है कि 1 लीटर जल, ध्यान दीजिएगा जरा, 1 लीटर जल, जैसे ही हम बात करें 1 लीटर जल में, तो आपको पता होगा कि 1 लीटर जल में क्या होगा, 1000 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर जल में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है। एकदम याद रखिएगा इसको, 1 लीटर जल में क्या होगा, तो कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग, 1 लीटर जल में क्या होगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। यहां देख लीजिए, हाँ 1000 ग्राम। तो आपको पता है कि H2O, ये देखिए H2O, तो ये 2 प्लस क्या कर दीजिए 16, यानी कितना ग्राम, 18 ग्राम। अब हम मोल निकाल लेते हैं, 18 ग्राम में कितना मोल, तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1000 ग्राम में कितना मोल होगा, तो निकल जाएगा यहां से, क्या निकलेगा, तो 1000 ग्राम में कितना मोल, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 100 बटा क्या 18, गुना कर दीजिए कितना, तो एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 कर दीजिए। इससे जब भागा गुना कर लेंगे तो निकलेगा कितना, 3.45 इंटू 10⁻25 निकल जाएगा। आपको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि 1 लीटर में कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है। और H2O, जल क्या होता है, H2O होता है, और H2O कितना होगा, 18 ग्राम, यानी 18 ग्राम क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर होगा। कौन सा होगा, बी नंबर आंसर होगा। याद रखिएगा क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा, एकदम याद रखना है।
क्या मैं बता रहा हूं कि 1 लीटर ऑफ वाटर 1000 ग्राम, तो H2O का मैंने क्या किया 1 मोल निकाल लिया। और आपको पता है कि जब भी 1 मोल के विषय में हम लोग चर्चा करें तो 1 मोल क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान को 1 मोल कहेंगे, अणु द्रव्यमान को 1 मोल कहेंगे। याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान, जैसे परमाणु द्रव्यमान को मैंने क्या कह दिया 1 मोल कह दिया, परमाणु द्रव्यमान ये 1 मोल हो जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का कितना ग्राम 23 ग्राम, ये कितने मोल 1 मोल के बराबर होगा। जैसे आप ले लीजिए मैग्नीशियम, ये कितना ग्राम 24 ग्राम, ये कितने मोल के बराबर 1 मोल के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार ठीक परमाणु अणु द्रव्यमान भी क्या होगा 1 मोल के बराबर होगा। और 1 मोल में अणुओं परमाणु या आयनों की संख्या नियत होती है और इसे ही क्या कहते हैं, आपको एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो इसके आधार पर मैंने यहां डिस्कस कर दिया। ये देखिए 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी, ठीक है, 1 लीटर में कितना जल में कितना ग्राम 1000 ग्राम, और इसके आधार पर मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया इतना, और ठीक है 1 मोल डायरेक्ट निकाल लिया। मैंने डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला निकालने के लिए बताया कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर ठीक है नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाद्रो नंबर। इसके आधार पर आप क्या कर लीजिए निकाल लीजिए, आपको तुरंत निकल जाएगा। आंसर क्या हो गया, तो आंसर बी नंबर हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, यहां से गया इसमें, ठीक है, इसमें गया तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन या तो ये इधर मुड़ जाएगा या तो ये इधर मुड़ जाएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब इस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2 है, तो हमको क्या होगा, यहां देखिए साइन आई है और ये क्या है साइन आर है, ठीक है, साइन आर है या ये साइन आर है, कहीं भी लिख लेंगे, क्योंकि सघन से विरल और विरल से सघन आपको कंसेप्ट पता है। देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं कि यदि N2 से N1, N2 बटे N1, ध्यान दीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ठीक है किसका, तो किसकी अपेक्षा, तो किसकी अपेक्षा, एक की अपेक्षा, किसमें, दो में, जहां किसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दूसरे में हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। जब भी साइन आई बटे साइन आर होगा तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम के अपवर्तनांक को हम ले लेंगे, तो क्या निकलेगा आपको, ठीक है, आपको पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा। यहां देखिए हमने क्या किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, तो सेकेंड का, किसकी अपेक्षा, फर्स्ट की अपेक्षा, तो ये आपको आ गया N2 बटा N1, और यही क्या होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं स्नेल का नियम, किसका नियम कहेंगे, स्नेल्स लॉ कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा N2 बटा N1 होगा। और याद रखिएगा कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर भागता है, अभिलंब से दूर भागता है या अभिलंब की ओर आता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। बच्चे क्या कहेंगे, अपवर्तन कहेंगे। चलिए देखते हैं मैंने क्या किया है इसमें। ये देखिए प्रकाश का माध्यम से जिसका अपवर्तनांक N1 और दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक N2 हो, तो N2 बटा N1 बराबर क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर होगा। याद रखिएगा साइन आई बटा साइन आर होगा। अब देखिए अपवर्तनांक C बटा V भी होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। ये क्या होता है आपको वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई भी होता है, वास्तविक गहराई बटा क्या होगा, आभासी गहराई भी होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, आभासी गहराई भी होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। देख लीजिए एक प्रिज्म में कितनी सतहों से घिरा होता है। तो जब भी प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म जो है आपको कितने सतह से घिरा होगा, तो 5 सतह से घिरा होगा। ध्यान दीजिए मेरी बात को, 5 सतह से यह घिरा होता है। और ये देख लीजिए मेरी बात को समझिएगा, एक प्रिज्म में कम से कम 5 सतहें होती है और ठीक है 9 किनारा होगा और 6 कोने होते हैं, और यह प्रकाश के किरणों का वर्ण विक्षेपण करता है। जरा मेरी बात को समझिएगा, यहां देख लीजिए कि आपका प्रकाश का जो अपवर्तन होगा, ये देखिए ये प्रिज्म है, ये मैंने क्या लगाया है, प्रिज्म लगाया है। जरा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां देखिए एक ये क्या हो गया आपको यहां पर दिखाए, लेकिन अगर हम ठीक है इसको ऐसे खींचें, ये देखिए इस तरह से करें तो ये क्या होगा आपको प्रिज्म दिखाई देगा। ये देखिए पीछे भी इस तरह से करें तो इसमें 5 सतह होता है। कितना सतह होता है, 5 सतह होता है। ये देखिए कि ये जो प्रिज्म है आपको जब प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो ये देखिए निर्गत हो गया। क्या हो गया, निर्गत हो गया। और जब भी प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो इसका अपवर्तन होता है और यह 7 रंगों में टूट जाता है। कितने रंग में टूटेगा, 7 रंगों में टूटता है।
हाँ एकदम, नूरुल मुस्तफा जी, आपको मार्केट में हर जगह बुक अवेलेबल है, आप लेकर के उसको बनाइए। तो एक प्रिज्म में कितनी सतह हैं? आपको 5 सतहें होती है, और यह प्रकाश की किरणों का क्या करेगा? आपको प्रकाश की किरणों का वर्ण विक्षेपण करता है, और प्रकाश की किरणें जो है 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। जब प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है, और इसी घटना को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेंगे। तो बच्चे आगे देखते हैं क्या है हमारा, क्या मैंने किया है। तो ये देखिए, तो मैंने क्या किया, प्रिज्म में कम से कम 5 सतहें, 9 किनारे और 6 कोने होते हैं, और यह प्रकाश के किरणों का वर्ण विक्षेपण करेगा। क्या करता है? प्रकाश के किरणों का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट करता है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट करेगा। और जब भी लाइट की बात कीजिएगा तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में? 7। VIBGYOR, विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर होता है। हाँ, हो जाता है, स्टडी बाय गंगाधर। तो क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपको। तो ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान क्या है? तो ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव तापमान याद रखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस है। ये देखिए, ठीक है, आपको इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कौन सा ताप कहेंगे? परम ताप कहेंगे। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, वह तापमान जिस पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, किसी गैस का आयतन क्या होगा? आयतन शून्य हो जाएगा, वह ताप क्या कहलाएगा? परम शून्य ताप कहलाएगा। आयतन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। वह तापमान जिस पर किसी गैस का सारा गुण समाप्त हो जाता है, उसका आयतन भी शून्य हो जाता है, उस ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। और इससे नीचे तापमान का ले जाना संभव नहीं है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे नीचे कौन सा गैस ले जाया जा सकता है, तो हीलियम गैस को याद रखिएगा। हीलियम -269 डिग्री सेल्सियस तक आप ले जा सकते हैं। और ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यह 0 केल्विन, या देखिए 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस है। यह न्यूनतम संभव ताप है, इससे नीचे आप तापमान को ले नहीं जा सकते हैं। तो बच्चे आंसर हो गया ए नंबर। कौन सा होगा? ए नंबर आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग, इसका देख लेते हैं। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। इस पर सभी गैसों का आयतन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले गे लुजैक ने बताया था। किसने बताया? गे लुजैक। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले परम शून्य ताप के कंसेप्ट को किसने दिया? तो गे लुजैक ने दिया था। और ये देखिए, ये वॉल्यूम है, यहां आ गया 0, लेकिन इसको आगे बढ़ाए और ये -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी को परम ताप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परम शून्य ताप बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे, परम शून्य ताप बोलते हैं। और ये टेम्परेचर है भाई साहब, ये निगेटिव में होगा। क्या होगा? निगेटिव में होगा। एकदम बुक मिल जाएगा बिहार शरीफ में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? भाई साहब देखिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। यहां देखिए, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। वर्सेटाइल डिस्क आपको होता है, किसका? तो डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और देखिए मेरी बात को समझिएगा, ये जो डिस्क है ये चमकदार, ये देखिए सीडी है, कंपैक्ट डिस्क होगा, और ये डीवीडी है। आपको क्या होगा? दोनों में अंतर देख लीजिए, ये काफी सीडी काफी चमकदार दिखता है। तो ये किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। डीवीडी उतना चमकदार नहीं दिखेगा, उतना चमकदार नहीं दिखेगा, ये डीवीडी होगा। और ये क्या हो जाएगा? डिजिटल बहुमुखी डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसी को बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। और अगर आप, ठीक है, वीडियो डिस्क कहते हैं, और इसका क्षमता क्या होता है? सीडी की अपेक्षा अधिक होता है। सीडी की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होता है। याद रखिए, इंटरफेरेंस के कारण आपका जो डीवीडी है, ठीक है, वह सीडी जो है वो चमकेगा। इंटरफेरेंस के कारण। किसके कारण चमकता है? तो व्यतिकरण के कारण। और इस पर ट्रैक्स होता है, डिफरेंट ट्रैक्स होता है। तो प्रकाश का यहां पर क्या होगा? विवर्तन भी होगा। क्या होगा? विवर्तन भी होगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसके कारण आपका जो सीडी है वो चमकदार दिखाई देता है। तो ध्यान में रखिएगा कि किसके कारण चमकदार दिखाई देगा? तो विवर्तन के कारण। किसके कारण? विवर्तन के कारण चमकदार दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। यहां देखिए, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल बहुमुखी डिस्क होता है, वर्सेटाइल डिस्क होता है, और यह
4.7 जीबी से, ये देखिए जीबी मतलब क्या हुआ, गीगाबाइट्स, और ठीक है 17.08 जीबी क्षमता वाला होता है। तो एकदम याद रखना है आपको बच्चे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आपके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आंकड़ा संचरण को सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है, तो जब भी ठीक है आंकड़ा संचरण होगा, यानी आपको डाटा ठीक है, डाटा अगर ट्रेवल करेगा तो आप लोग देखिएगा पहले क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड। आजकल देखिए बिट्स पर सेकेंड, उसके बाद क्या आया, तो उसके बाद क्या आया, तो किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग बिट्स में मेजर करते हैं, यानी आपको जो आंकड़ा संचरण होता है, डाटा कम्युनिकेशन को हम लोग किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो बिट्स पर सेकेंड में। और जब भी बिट्स की बात करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर बिट्स की बात करेंगे तो ये 0 1 होता है। और याद रखिए जो मैं बता रहा हूं कि एक बाइट बराबर कितना बिट, तो एक बाइट बराबर क्या होगा, 8 बिट होगा, ध्यान में रखिएगा। एक किलो बाइट बराबर कितना होगा, तो ये 1024 क्या होगा, बाइट हो जाएगा, 1024 बाइट होगा। फिर देखिए एक ठीक है मेगाबाइट बराबर क्या होगा, तो एक मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट होगा। फिर देखिए आपको एक गीगाबाइट बराबर क्या होगा, तो 1024 मेगाबाइट होगा। इसी तरह से आपको क्या होगा, बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो याद रखिए कि बिट पर सेकेंड के आधार पर आंकड़ा का संचरण होता है, बिट्स पर सेकेंड के आधार पर आंकड़े का संचरण होगा। तो बच्चे एकदम मेरे से जुड़िए और एकदम लाभ उठाइए इसका। देखिए आंकड़ा संचरण को सामान्यतः बिट्स प्रति सेकेंड में मेजर किया जाता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, सुपर कंप्यूटर के स्पीड को किसके द्वारा मेजर करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो आपको स्पीड होता है वो फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। किसमें, फ्लॉप्स में, यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में इसको हम मेजर करते हैं, ऑपरेशंस पर सेकेंड में ये मेजर किया जाता है, याद रखिएगा, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपको। यहां देखिए एक बाइट में 8 बिट, एक किलो बिट में 1024 बिट बाइट होगा, और एक निबल में 4 बिट्स होता है। एक निबल में कितना बिट्स, 4 बिट्स होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है। कौन सी बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी है। नहीं संदीप कुमार जी, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि सॉल्यूशन मान लीजिए बुक में दे देता हूं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। बच्चे आपको मुझे सफलता दिलवानी है, इसीलिए इस बुक में को मैंने आपको जो कम्युनिकेशंस के जरिए जोड़ा है, आपसे रूबरू होऊंगा तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। बच्चे ठीक है, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से यहां से क्या होगा, आप क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे से करेंगे तो जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो लिख देने से कोई फायदा नहीं है। ये देखिए आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या होगा, आनुवांशिक बीमारी होगा। ये देखिए लाल और हरा रंग की दृष्टि इसमें क्या होगी, प्रभावित होगी। कौन सी दृष्टि, तो लाल और हरे रंग की दृष्टि। एकदम देखिए क्या क्या यहां याद रखना है, तो लाल एवं हरे रंग की दृष्टि आपकी प्रभावित हो जाएगी, और यह एक आनुवांशिक बीमारी है। लाल एवं हरे रंग की दृष्टि प्रभावित होती है, इसमें दृष्टि प्रभावित होती है, एकदम याद रखिएगा इसको, प्रभावित होती है। और ये देखिए इसमें कौन प्रभावित होगा, तो कोन्स प्रभावित होगा। ये देखिए रेटिना है, क्या है, ये रेटिना है। रेटिना में रॉड्स और कोन्स पाए जाते हैं, रॉड्स और क्या पाए जाते हैं, कोन्स पाए जाते हैं। रॉड्स जो है प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है, और प्रकाश की तीव्रता का, कोन्स जो है वह रंग का नियंत्रण करता है, रंग दृष्टि का नियंत्रण करेगा, तो कोन्स प्रभावित हो जाएगा। यानी आपको ठीक कलर विजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर विजन। यानी बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो वर्णांधता है कलर ब्लाइंड में, इसमें किस किस रंग की दृष्टि प्रभावित होती है, तो लाल और हरे रंग की दृष्टि प्रभावित होती है। फिर देखिए ठीक है इसमें रॉड्स और कोन्स प्रभावित होगा। रॉड्स प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण करता है, जबकि कोन्स आपको प्रभावित हो जाएगा, ये कलर विजन को नियंत्रित करता है। ध्यान में रखिए बच्चे, क्या मैं बता रहा हूं कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, तो आपको कोन्स प्रभावित होगा, लाल हरा दिखेगा। हरा कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। जनरली यह जो है पुरुषों में होता है, लेकिन 5% यह महिलाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। कितना प्रतिशत, केवल और केवल 5%। लेकिन इस रोग के जीन का वाहक महिलाएं होती हैं। इस रोग के जीन का वाहक क्या होगा, महिलाएं होती हैं। बच्चे प्रमोद बाथम जी, अभी पूरा बुक आपको मिल रहा है मार्केट में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए बच्चे क्या होगा आंसर, एक आनुवांशिक बीमारी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस का आनुवांशिक बीमारी है, इसमें लाल हरे रंग की दृष्टि प्रभावित होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, लाल हरे रंग की दृष्टि प्रभावित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित किया जाता है, कितना काम करना पड़ेगा? तो विद्युत ऊर्जा या कार्य, विद्युत ऊर्जा या क्या होगा? कार्य होगा। देखिए विद्युत ऊर्जा या कार्य क्या होता है भाई? तो ये आवेश गुना विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। आवेश का मान कितना है? 2 कूलम है, और विभवांतर का मान कितना है? तो 10 है। तो 10 दूनी 20 यानी 20 जूल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 20 जूल। कौन सा? 20 जूल आपका आंसर होगा। याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य आवेश गुना विभवांतर होता है। आवेश गुना विभवांतर यानी जब भी आपको वर्क डन ड्यू टू चार्ज निकालना हो तो आपको क्या करना है कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर को हम वोल्टमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, जबकि मैंने बार बार बताया है कि कूलम्ब यानी आवेश को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं किसको मेजर करने के लिए? आवेश को मापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये मैंने कर लिया। आवेश का असाई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। याद रखिएगा विभव का असाई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। ये देखिए विद्युत कार्य या उष्मा या ऊर्जा आवेश गुना विभवांतर मैंने कर लिया और इसके आधार पर ये निकल गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इसरो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में कब आए? तो भाई साहब अंतरिक्ष आयोग और ये 1969, 1972 और 1972 में ही अंतरिक्ष विभाग भी ठीक अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत ला दिया गया। याद रखिएगा कि पीएमओ के अंतर्गत वर्तमान में सारे विभाग को कर दिया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखिए कर्नाटक में बंगलुरु में। कहां पर? बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और ये विश्व भारत में जितने भी अंतरिक्ष से संबंधित कार्य होते हैं उसको नियंत्रित, नियमित और क्या करता है? नियंत्रित करता है। याद रखना है आपको इसरो का गठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1969 में, अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में और अंतरिक्ष आयोग के ही अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग की भी स्थापना 1972 में किया गया था। ठीक है, हाँ आंसर दिया गया बच्चे, इसमें आंसर दिया गया। आंसर सारे हैं, पीछे सारे आंसर दिए गए हैं, तभी ना आपको पता चलेगा। और मैं आपको बता भी देता हूं, आपका उसमें ओएमआर सीट दिया गया है और ओएमआर सीट जब आप हर सेट पर हर 25-25 क्वेश्चन का आपको सेट है और उसके नीचे ओएमआर सीट दिया गया है। जब उस ओएमआर सीट में आप रंगिएगा और उसके बगल में क्यूआर कोड दिया हुआ है और जैसे ही उसको स्कैन कीजिएगा आपको सीधे वो यूट्यूब पर ले जाएगा। उस सेट से संबंधित आपको क्या होगा? उसका डिस्कशन भी अवेलेबल मिलेगा। चलिए इसलिए उसको बुक का उद्देश्य अरविंद यादव जी, ठीक है, गुड इवनिंग सर। सभी बच्चों का गुड इवनिंग। बच्चे जुड़िए 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 और अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए क्योंकि सफलता मुझे दिलानी है और मैं उसमें लगा हुआ हूं, कृत संकल्प हूं कि किसी भी हाल में मैं आपको सफलता दिलाऊंगा और प्रयास करूंगा आपके, ठीक है, आपके जो तैयारी है उसकी धार को तेज करने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसरो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग अस्तित्व में आए, तो इसरो का मैंने बता दिया है सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। नायलॉन, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, गड़बड़ है, यहीं पर गड़बड़ हो गया आपको। पीवीसी क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ध्यान दीजिएगा क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। अब देखिए आपको चल रहा होगा आपके दिमाग में कि सर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। जरा मेरी बात को समझिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म कर केवल एक बार ढाला जा सकता है उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, पुनः नहीं, जैसे बेकेलाइट, ग्लिप्टल इत्यादि। थर्मोप्लास्टिक इसे गर्म कर बार बार मुलायम कर ढाला जा सकता है। ठीक है, दो प्रकार के प्लास्टिक, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? तो एक हो गया थर्मोसेटिंग और दूसरा हो थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि एक ही बार गर्म करेंगे, एक ही बार ढालेंगे, खत्म बात। ठीक है, उसको बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, थर्मो प्लास्टिक क्या होगा कि बार बार ढालकर मुलायम करके पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? तो आपको थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे। पॉलीथीन और टेफ्लॉन होगा, तो ध्यान में रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने बता दिया है। यहां पर दो बातें मैं बताना चाह रहा था आपको। पहले भी मैंने बताया है बेकेलाइट ये क्या है, और नायलॉन। ये देखिए नायलॉन जो है वह जो है
हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड का बहुलक है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसका बहुलक, तो हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का बहुलक है और यह पॉलीएमाइड है। कौन सा है? पॉलीएमाइड है। याद रखिएगा पॉलीएमाइड होता है, पॉलीएमाइड होता है। हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का बहुलक होगा। तो नायलॉन किसका बहुलक? तो हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का बहुलक होगा। और टेफ्लॉन किसका बहुलक? बता चुका हूं मैं, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक होगा। बेकेलाइट किसका बहुलक होगा? तो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक कौन होता है? तो बेकेलाइट होता है। ध्यान में रखिएगा, बेकेलाइट होता है। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का यह बहुलक होगा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो क्लियर दिखेगा भाई, मैं बता रहा हूं जरा। नायलोन हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड का बहुलक। फिर देखिए, ठीक है, आपको मैंने बताया बेकेलाइट फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। और प्लास्टिक को मैंने दो भाग में विभाजित किया। कौन कौन? एक तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि एक बार गर्म करेंगे एक ही बार ढाला जा सकता है, खत्म, रीयूज नहीं हो सकता है। और जिसको बार बार गर्म कर बार बार ढाला जा सकता है वो क्या होगा? आपको ध्यान में रखिएगा, वही होगा थर्मोप्लास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? भाई साहब, ठीक है, डायनामाइट विस्फोटक है, साइक्लोनाइट विस्फोटक है, इसी को आरडीएक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आरडीएक्स कहते हैं। डायनामाइट ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का बना होता है, टीएनजी का बना होता है। पिक्रिक अम्ल ये भी विस्फोटक होता है। पिक्रिक एसिड ये भी बहुत विस्फोटक होगा। पिक्रिक एसिड ये भी विस्फोटक होगा। लेकिन टेट्रासाइक्लिन ये जो है आपको क्या है? एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है, यानी आपको दवा है, ये विस्फोटक नहीं है। अब मेरी बात को समझिएगा, डायनामाइट जो है ये ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का बना होता है और इसका निर्माण किया किसने? तो आपको पता है, अल्फ्रेड नोबेल ने किया। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। और आरडीएक्स रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, इसे हेक्सोजेन जर्मनी में, साइक्लोनाइट यूएसए में, और T4 कहां पर? तो T4 जो है इटली में कहा जाता है। जबकि पिक्रिक अम्ल आपको एक विशेष प्रकार का विस्फोटक है। तो ये सारे विस्फोटक होंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन आपको क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए तो हिंदी में लिखो सर। तो हिंदी में तो पिक्रिक अम्ल ये देखिए एंटीबायोटिक, ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है भैया, एंटीबायोटिक। और आरडीएक्स तो पता ही है, साइक्लोनाइट तो लिखा हुआ है ही, सारे चीज लिखे हुए हैं हिंदी में भाई मेरे। टेट्रासाइक्लिन विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ये क्या है? आपको प्रतिजैविक है। जैसा कि मैंने बताया, क्या है भाई? ये प्रतिजैविक है, प्रतिजैविक है। फिर मैंने क्या बताया कि डायनामाइट, साइक्लोनाइट और पिक्रिक अम्ल एक प्रमुख विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट का निर्माण 1967 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और यह ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का बना होता है, टीएनजी का, यानी ये क्या होता है? ग्लिसरीन का बना होता है। याद रखिएगा, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का बना होता है। तो बच्चे अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, सफलता को कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, सफलता कोई जुगाड़ से नहीं हो सकता है। सफलता तभी आपको मिल सकती है जब आपको एक क्या मिल जाए? गुरु द्रोण मिल जाए और आपको अर्जुन जैसा वो सिखाए और आपकी सफलता को सुनिश्चित करे। तो इसी बात से मैं आज के सेट को स्टॉप कर रहा हूं। मिलते हैं कल के सेट में और ढेर सारी बातें करेंगे और निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए मैं लगा हुआ हूं और लगा हुआ रहूंगा। ठीक है, जब तक कि आप सफल ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।